अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान का धरना मार्च, सियासी अहमियत बढ़ गई है मौलाना फजल रहमान की। पीपल्स पार्टी, नून लीग उनके गिर्द सियासी तौर पर घूम रहे हैं। वो जो जमात हमेशा धरने की बात करती थी, तहरीक इंसाफ, जो खुद जल्द से जुलूस करते, कहते आज इसकी जरूरत नहीं है, मुल्क में नहीं होना चाहिए धरना। सियासी अखलाकी तौर ये उनका बनता ही जायज सवाल नहीं है कि ये धरना ना हो। टकराव की पॉलिसी जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा है सियासी तौर, उसको अंजाम जुल्फकार अली भुट्टो का याद होगा जरूर। ये मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। दोनों भाइयों में एक तकसीम नजर आ रही है सियासी तौर। नरमी, खामोशी, चुप रहकर भी देख लिया, फिर भी जेल में गए। बार बार कहते हैं कि अगर इमरान खान 6 लोगों को, जो 4 जेल में, 2 जेल में जाने वाले, अगर उनको एनआरओ दे दो तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी इस मुल्क में बढ़ी है जब से हुकूमत आई है। जो दावे वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ। कह रहे थे मुल्क हमें ऐसा मिला, महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, तबाह मैशियत मिली हमें। इमरान खान साहब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में बता दिया नुसरत वाहिद साहिबा, एमएनए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ इरम फारूकी साहिबा, साबिक एमपी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, खुल के बात करती हैं और सियासत के ऊपर, सभी के ऊपर तनकीद करती हैं, और जब एमपी थी उस टाइम भी बहादुर थी, आज भी है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। मैडम, मौलाना का धरना मार्च, क्यों डरे हुए हैं आप लोग? आप तो कहते हैं कि मौलाना 5000 लोग भी नहीं लाए, क्यों धमकियां आप उनको दे रहे हैं? आने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, मेरा अगर ज़ाती पूछेंगे ना पार्टी से हट के, तो मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ ये है कि उनको आने देना चाहिए। कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं। देखें, सिर्फ देखें कि कितने लोग वो ला सकते हैं। हमें पता है कैपेसिटी कितनी है उनकी। खाम उनके बारे में कमेंट्स कर करके और वो करके उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि उनकी चूँकि इस दफ़ा वो जीते नहीं हैं, उनके पास सीट नहीं है, तो इसलिए वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगर उन्हें आज गवर्नमेंट कोई चीज़ ऑफ़र कर देती है, कोई उनको पोस्ट दे देती है, कुछ कर देती है, तो वो चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे ख़त्म हो जाएंगी। मौलाना साहब से डरने की उनको ज़रूरत हो जिनके अंदर कोई कैविटीज़ हो। हमने खुदा न खास्ता कोई इस तरह का काम नहीं किया। अभी आए हुए सिर्फ 13 महीने हुए हैं, और इस अरसे में कश्मीर कमेटी अपने जिस तरह काम कर रही है, आप ये देखें कि पिछले 13 साल से एक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, और अगर उनकी शीट आप देखें तो वो बिल्कुल खाली है। कुछ नहीं इन्होंने किया कश्मीर के लिए, कुछ नहीं कहा कश्मीर के लिए। और अब आप देखें कितनी तेज़ी से वो चीज़ें ऊपर जा रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में जाके जिस तरह तकरीर की, पूरी दुनिया को जिस तरह बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है और किस किस तरह की सफरिंग वो उठा रहे हैं, क्या ये कर सकते थे? इनको कोई पैसे भी दे देता तो ये ना करते। इतनी हिम्मत ही नहीं है इन लोगों के अंदर। सारी बात ये, हम लोग ना डरे हुए हैं, ना हम किसी चीज़ से खौफजदा हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर जान नहीं है। दाखिला एजाज शाह क्यों कहते हैं कि अगर वो आएंगे तो ये उनकी खुदकुशी होगी? क्यों रोकने की बातें कर रहे हैं? नहीं रोकना, क्यों धमकियां दे रहे हैं? रोकना और बात भी कहते हैं। आपके आज एक वफाकी वजीर ने कहा हम मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो तो सियासत में बातचीत तो करनी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और गलत बात भी नहीं है, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगर वजीर दाखिला ने कहा है कि वो उनकी मौत है, तो वो वाकई उनकी मौत है कि वो खुद ही अपने आप ही मर जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ, नून लीग भी उनके साथ, उनकी भी सपोर्ट। 1 साल में कारकर्दगी भी नहीं। महंगाई, इस गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जो जिस हालत में हमें इकॉनमी मिली है, उसमें अगर हमने डॉलर को, रुपयों को नकली तौर पे छाप के उनको एक जगह पे नहीं रखा, तो डेफिनेटली डॉलर और ऊपर जाएगा और महंगाई और बढ़ेगी। बात इसकी नहीं है। बात इसकी है कि आप कह रहे हैं कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई, तो क्यों हुई का आपको नहीं पता कि क्यों हुई? क्योंकि हमारे सारा पैसा ये खा चुके हैं, 3-3, 4-4 दफ़ा गिरवी रख चुके हैं। हमारी जितनी सरकारी इमारतें हैं, मोटरवे, इवन 3-4 हिस्से मोटरवे के भी, उसको गिरवी रख के ये उसका पैसा खा चुके हैं। ये नहीं कि जो जिसके लिए इन्होंने लिए हैं पैसे वो इन प्रोजेक्ट्स में लग रहे हों। बड़े बड़े इन्होंने सड़कें और पुलें और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाई कि इसमें किकबैक ज़्यादा था।
जो इनकी जेबों में गया सबका सब, लेकिन जो मैडम, पैसा जो आप मुल्क में चलना तकरीबन चाहिए, 13 महीने हो गए हमें- आपकी हुकूमत को, एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप नहीं लाए। देखिए बड़ा कोई project- एक प्रोजेक्ट तो लाते, इस 13 महीने बहुत बात बड़ा ये टाइम, नहीं है, कोई बात- रिफॉर्म्स लाते किसी बड़े इदारे में, बेहतरी आती। आप देखें पीआईए स्टेबल हो गई है, रेलवे को रशीद शेख साहब कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि उनकी ट्रेन की रेल की पटरियां जो हैं वो आर्टिफिशियली काटी जाती हैं ताकि एक्सीडेंट्स हों और हुकूमत आपकी नाकाम हुकूमत के हो। खिलाफ साजिश हो रही है, क्यों नहीं ये होगी? कौन कर रहे हैं? क्यों नहीं होगा? हुकूमत आपके पास आप है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इक़्तिदार हुकूमत आपके हमारे पास पास है। है। आप ये देखें कि वो पार्टीज जो एक दूसरे के ऊपर जिन्होंने खुद केसेस बनाए, जो एक दूसरे को सारी उम्र बुरा भला कहते रहे, इलेक्शन से एक साल पहले से एक दूसरे के खिलाफ आर्गुमेंट देना शुरू हो जाते थे और बाद में एक दफ़ा आपकी हुकूमत एक दफ़ा हमारी हुकूमत, वो लोग जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत में होते हुए उनके ऊपर जब मुकदमे बनाए तो आज वो दोनों भुगत रहे हैं और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग रहा है कि जी पीटीआई ने ये कर दिया। पीटीआई ने कहाँ से कर दिया? कोई पीटीआई ने मुकदमा दायर नहीं किया किसी के ऊपर भी। नैब का चेयरमैन अलबत्ता ये है कि वो फ़ोन करके प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछ रहा कि मैं कितना साल की सजा दे दूँ। अब जो कुछ भी वो कर रहा है वो खुद कर रहा है। पहले ठीक है, मैं इस पे आ रहा हूं। आपको क्या इरम साहिबा लग रही, जो दावे वादे किए थे हुकूमत ने, आते ही बेहतरी आएगी? मैडम ने जिस तरह का, जिस तरह स्टेट बैंक ने कहा, जिस तरह एफबीआर के चेयरमैन ने कहा है, जिस तरह चीजें हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ेगी, दावे जो किए थे वो तो सच साबित नहीं हुए। हाँ, मसला सिर्फ यही था कि जो दावे थे ना वो बहुत ज़्यादा एक सोच, अपनी एक सोच थी और ये को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अपने मुल्क को लोग ये खा चुके हैं। ठीक है, हाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े दावे करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये कहते हैं कि अब हमारी हुकूमत आ गई है, अब इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आप कोई टाइम फ्रेम नहीं देते। आपको टाइम फ्रेम जब आपने दिया तो उसी पे लोगों की एक आस बन गई और लोगों ने सोचा कि टाइम फ्रेम हो गया है, इंशाल्लाह 3 महीने में हो जाएगा, फिर किसी ने सोचा 6 महीने, इसी तरह से ये टाइम गुजरता गया। और लेकिन जिस तरह से जब से ये हुकूमत आई है, जिस तरह से ये फंसी हुई है चीज़ों में, वो मैं समझती हूँ कि उनको एक तरफ होना चाहिए और हुकूमत को एक आगे बढ़ना चाहिए। और हुकूमत का जो फ़र्ज़ है, क्योंकि लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हैं पीटीआई से और रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट पार्टी है अकॉर्डिंग टू के जैसे दूसरी पार्टीज थी। रन ऑफ द मिल वाली बात जो है वो उससे हटके है। नए लोग आए हैं इसमें लोगों की एक जो है ना एक तवक्कुआत ज़्यादा हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो एक तरफ पैरेलल चलना चाहिए। हर चीज़ शुड गो पैरेलल। अब हर चीज़ पैरेलल इतनी नज़र नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। फिर इकॉनमी का आप देखें, अब वो इमरान खान जो हैं वो कितनी दफ़ा कहाँ जाएंगे? वो सारा काम वो अगर खुद ही अकेले करेंगे तो बाकी जो वज़रा हैं वो उनका क्या काम है? अब उनको एक्टिव नज़र आना चाहिए। जहाँ बहन ने बात की पीआईए की, तो मैं समझती हूँ कि पीआईए के आप फेयर्स देखिए, कहाँ 25,000 से 40,000 हो गया। अच्छा, अब फेयर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात लोग ट्रैवल फिर ट्रेन में करेंगे। अब ट्रेन का सफ़र अगर अच्छा रहेगा, ये बैलेंस हो रही है चीज़, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ इसको रोकथाम करनी चाहिए क्योंकि लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। क्या आपको लग रहा है कि वही टीम, वही चेहरे, वही लोग, फिरदौस आशिकवान पीपल्स पार्टी में भी थी, आज भी वजीर हैं, फवाद चौधरी उनमें भी थे, इनमें भी हैं, वहाँ फहमीदा वहाँ भी थी, यहाँ भी हैं, सारे वही लोग तो लेकर आए खाना। हाँ, ये तो इनकी सबसे बड़ी जो गलती मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर उनको ले लेते हैं पार्टी में, ऐसी बात नहीं है कि आप उनको नो करें, लेकिन आप उनको बड़ी पोजीशंस नहीं देना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझती हूँ पीटीआई में बहुत अच्छे लोग हैं, नए लोग हैं, जज्बे से आए हैं, उनको पोजीशंस दें, उनको आगे बढ़ने का मौका, क्योंकि जब वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे? अब ये वो वाले जले वो एक कारतूस हैं जो कभी एक पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में। अगर पीटीआई का हाल कभी खुदा ना करे ऐसा बुरा होगा तो ये यहाँ भी छोड़ जाएंगे, फिर ये कोई नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी प्रीवियस पार्टी को सॉरी बोल के ये वापस चले जाएंगे। इनसे इसी से पता चलता है वो कितने पानी में हैं। इस तरह के लोग, सिर्फ इख्तिदार लेना इज नॉट एवरीथिंग। आई हैड ऑल द चांस टू बी इन दैट पावर बट आई नेवर टुक इट फॉर अ रीजन, क्योंकि मैं कहती थी रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जरूर जाएं दूसरी पार्टी में, क्योंकि यही होता है जैसे आप चैनल्स पे हैं, आप लोग दूसरे चैनल्स पे चले जाते हैं, जो भी जिसको बेटर लगता है ऑप्शन। लेकिन पार्टियों के अंदर दरबारी कमाने वाले लोग वो अच्छे लगते हैं।
बिल्कुल उनको वही लोग अच्छे लगते हैं या चमचगीर लोग अच्छे लगते हैं। मैं आई वांट टू से इट वेरी ओपनली कि अगर औरत बड़ी चमचगीरी करेगी या किसी लॉबी का हिस्सा होगी तो वो बड़े आगे पोजीशन पे जाती जाएगी, और अगर वो नहीं होगी तो वो फिर एक दफा असेंबली में ही बैठी रहेगी, और असेंबली में भी उसको हर चीज में मना किया जाएगा कि इस पे मत बात करना, और जब वो उनकी समझ आ जाएगी कि ये अच्छी बात करने वाली कोई पॉइंट, वो पॉइंट कोई आदमी उठा लेगा, ठीक है, और औरत मुंह तकती रह जाएगी। आई वॉज डिफरेंट इन दैट सेंस। मेरी लड़ाई असेंबली में यही होती थी कि औरतों को आगे आने क्यों नहीं दें। अगर हम सीटों पे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रिविलेजेस वो कम है, हमारी भी उतनी ही प्रिविलेजेस हैं, हम भी काम उतना ही करते हैं। रोडों पे निकलना, हर जगह काम करना, क्या कमी है औरतों को? लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में मैंने देखा, आई एम सॉरी टू से, मैं बड़ी डिसहार्टेंड हूँ इस ये बात कहते हुए कि औरतों की से नहीं है हर पॉलिटिकल पार्टी में। क्या आपको लग रहा है कि जिन पार्टियों के अंदर ही जमहूरियत नहीं है वो मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे लाएंगे? ये तो इनको समझना चाहिए ना, यही तो चेंज है। अगर इस चेंज को समझ लें और लेडीज को जो के काबिल हैं, ये नहीं है कि हर कोई लेडी आ रही है किसी की बहन, किसी की बेटी, नहीं, किसी की, वो तो आई एम सॉरी, वो तो एक अलग ही लीग है, रिश्तेदारियां, दैट इज अनदर लीग। लेकिन जो ये पॉइंट कह रही हैं वो बहुत वैलिड वो है। मैंने, क्योंकि ये भी नई आई हैं, मैंने देखा है 5 साल, और मैंने बहुत, हालांकि हम कहने को कि MQM की बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी थी और औरतों की बहुत इज्जत जरूर करते थे, लेकिन जो पीछे बातें होती थी वो तो फिर हमें ही सुनने को मिलती थी ना। और फिर हम, अगर मेरी जैसी औरत खड़ी ना होए दूसरों के लिए भी, औरत के लिए, और मैं अपने राइट्स के लिए, तो फिर तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो मेरा तो सारी औरतों से ये वो है कि भाई जस्ट स्पीक फॉर योर राइट्स। आप भी उतनी ही रिस्पेक्टफुल हो एक असेंबली के अंदर जैसे एक मर्द है। आपको लग रहा है कि वो पार्टियों के अंदर लोग आए जिनके पास कुछ भी नहीं था, जब पार्टियां ज्वाइन गई वो अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। एक जरिया नहीं है पैसा बनाने का। कुछ लोग आए न नजरिया से न पार्टी से ताल्लुक, वो आते हैं, वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो पार्टी इस्तेमाल करते हैं पैसे बनाने के लिए। लेकिन अब इस दफा की हुकूमत में इस तरह का कोई चांस नहीं है। नहीं है इस तरह। जो लोग आए हैं आप उनको रोकेंगे? किस तरह रोकेंगे? क्यों नहीं रोकेंगे भाई? जो आमिर क्यानी वाला वाकया याद है? नहीं तो दवाइयों के ऊपर इतनी मेडिसिन बढ़ गई, उसको मिनिस्टर को हटाया। देखिए ये बाद में पता चलता है, पहले जब हुकूमत होती है ना उस वक्त तो जो कमाने वाला होता है ना, इस नियत से जो आता है वो करता है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं, वो करता है। और मैंने देखा है, मैंने हमेशा ये बात की है कि चप्पलों वाले आए हुए लोग आज प्राडोज में घूमते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े लाइफस्टाइल्स हो गए हैं उनके, हमारे तो सामने होंगे ना, मेहनत करते होंगे। नहीं, ये मेहनत है। अगर ऐसी मेहनत है, लानत है ऐसी मेहनत पे कि इज्जत के लिए, वो उनको इज्जत से मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ ये पैसे से मतलब। और देखेंगे बाद में फिर पता चलता है उनकी नाम आते हैं, बट दे आर बेशरम, बिलीव मी। और एंड आई फील जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, वो लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। अवामी मुफादात मैडम कहाँ है? जाती मुफादात, पार्टी के मुफादात, मुल्क के मुफाद, गरीबों के मुफादात, वो कहाँ चले जाते हैं? तो आपको क्या लग रहा है PTI में जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अपनी जात से प्यार है बहुत ज्यादा, और वो इसलिए लेफ्ट और राइट तो वही लोग बैठे हैं। देखिए वही सियासी मटीरियल है, वही सियासी कचरा है। देखिए, और बंदे उन्होंने पाकिस्तान से ही लेने हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं ले सकते। लेने वही लोग हैं जो पार्टी में थे, या जैसे उन्होंने भी कहा था कि मैं एक्सपीरियंस लोग लेके आ रहा हूँ जिनको पता है कि हुकूमत कैसे चलाना है। क्योंकि अभी मेरी बहन ने भी यही बात की कि हम लोग नए लोग हैं, हम में से ज़्यादातर नए लोग हैं, ऑल्दो सारे ही माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। 75 हमारे MNAs जो हैं वो मास्टर्स हैं। मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है कि PTI की हुकूमत में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैडम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतने समझदार लोग हैं, आपके पास कोई इलेक्टेड न इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर होता है न फिनांस का मिनिस्टर होता है, वो भी आप बाहर से लेकर आ जाते हैं। आप इतने पढ़े लिखे अच्छे MNA सब कुछ हैं, आप अनइलेक्टेड लोग लेकर आते हैं, बाहर से लोग लेकर। यही बात की कि हम चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, हमसे फ्लॉ हो सकते हैं। अब जिस तरह असद उमर साहब बेइंतहा कैपेबल आदमी है, ये नहीं कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपीरियंस नहीं था। इसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो गए, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कैबिनेट में आएंगे। और इस अरसे में जो वो दूर रहे हैं अपनी कैबिनेट से, उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा। तो अब ये जितने एक्सपीरियंस लोग आप लाएं, इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, करना तो ये चाहिए था कि
उन्हीं को रहना देना चाहिए था, लेकिन उनके साथ एक टीम सॉलिड बनानी चाहिए थी। और वो टीम बेशक आप बाहर से ले आए, पढ़े लिखे जो लोग जो चले गए हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उनकी टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता, क्योंकि देखिए वो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं और वो पार्टी के वफादार रह चुके हैं। तो ऐसे वफादार जो लोग हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। आप देखें वो जब वो इकोनॉमी की बात आती थी, लोग ये कहते हैं कि आपने होमवर्क ही नहीं किया। अगर आपको पता नहीं था कि इकोनॉमी का ये बुरा हशर है तो फिर इतने वादे क्यों किए? लोग ऐसी बातें करते हैं और लोग अपनी, क्योंकि लोग अब बहुत अवेयर हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हैं। क्या क्रेडिबिलिटी नहीं दी है। क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो मकबूलियत, वो क्रेडिबिलिटी जो इलेक्शन से पहले थी, आज वो नहीं है? इट्स टू अर्ली टू से, आई थिंक अभी बहुत अर्ली है, 1.5 साल ही हुआ है। कहाँ पीछे का गन 10 15 साल वाली स्टोरियां थी, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा टाइम, लेकिन रूट में भी तो नजर नहीं आ रहा, डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। मसला उनका भी नहीं है। देखिए मैं जैसे मैंने कहा कि इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको इतनी चीजों में बिजी किया हुआ है कि कभी वो इंडिया का मसला स्टार्ट हो जाता है, अब देखें कश्मीर का मसला शुरू हुआ है, वो बंदा किधर किधर जाएगा। मतलब मैं उसको इस बात में बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट व्हाटएवर, लेकिन उसकी टीम जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रांग होनी चाहिए। उसको ही नीड्स दैट स्ट्रांग टीम जो फ्रंट पे आए, जो हर जगह ही डजंट नीड टू बी देयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इक्वल लेवल के होते हैं और उनको भेजना चाहिए आगे। अब अगर आप कहीं बाहर से उठा के किसी को मिनिस्ट्री दे देते हो, विच इज रॉन्ग टोटली। आपको अपने ही लोगों को देना, आप उनको जरूर रखो उन लोगों को भी, लेकिन उसका पार्ट बनाओ। आप उसको ये नहीं कर सकते। देखिए इरम साहबा, कौन सा फर्क है? पीपल्स पार्टी, नू लीग, MQM रवायती पार्टियां, ये भी रवायती पार्टी है। वही खानदान आते हैं, वही शामुम कुरैशी पीर, वही सरदार, वही मीर पीर वडेरे, उनकी बेगमात, उनकी बहनें, वही तो है, वही चीज तो चल रही। क्या तब्दीली है? तब्दीली आप मुझे बताएं कि इस ये है कि मेरे जैसे लोग जो कभी कितने पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक कभी नहीं रहा खानदान में, वो मौजूद है इस वक्त एज MNA, और मेरे साथ और बहुत सारी और इस तरह की खवातीन हैं, स्पेशली पढ़ी लिखी खवातीन। आपको ये जो पढ़े लिखे चेहरे हैं ना, ये पहली दफा किसी पार्टी में पहली दफा नहीं हुआ, ये MQM में हुआ है। नहीं, ये मैं डिसएग्री करती हूं। पीपल्स पार्टी दोनों में नहीं, लेकिन अगर अब हम बात करें ना कि मुतवस्सित तबकों की, या हम जो आपने बात की कि बाप दादा तो फलाना पीर, तो ये MQM में पहली दफा ऐसा हुआ था कि सारे वो लड़के थे जो पढ़े लिखे लड़के थे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स से। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स से। मुझे MPA अगर बनाया, कोई पैसा नहीं लिया, कोई किसी चीज में पैसा नहीं हमने दिया, हम MPA बन गए, ठीक है। तो ये जो रिवायत है ना, ये स्टार्ट हुई MQM से। जो सच्ची बात है MQM की अच्छाई है, वो मैं बात जरूर करूंगी। Why should I even forget that? पढ़ी लिखी फैमिलीज, लीड फैमिलीज की खवातीन पहली दफा आई हैं। एलीट MQM में भी बहुत एलीट थे लोग, लेकिन वो उस जमाने में थे नहीं, वो तो बहुत बाद में आई। खुशबू तो मेरे बाद आई हैं, नसरीन जलील थी, उससे पहले बहुत सारे लोग थे जो चले गए। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा फेस पहली दफा PTI लेके आई है, वरना आप देख लें MQM के, मैं देखती हूँ किस तरह वो ये तो बाद में एक नया तबका आ गया था जिसने MQM को टेक ओवर किया था। आई टेल यू, दिस इज नॉट द फेस, दिस वाज नॉट द फेस। जब MQM शुरू हुई, आपको खुद भी पता होगा, आप उस जमाने में यहाँ मैं होंगी जब MQM 90s में यहाँ पर जलसे होते थे, और जो लोग उर्दू स्पीकिंग पैसा देते थे MQM को, बिकॉज वो कहते थे कि हमारी पार्टी है। आई थिंक आप भी कभी गई होंगी शायद उस जलसे में। उस जमाने में तो बहुत सब लोग जाते थे। मेरा तो सियासत से तो उर्दू स्पीकिंग का जो एक बड़ा तबका था, पढ़ा लिखा, एलीट क्लास, दे वर ऑल सपोर्टिंग MQM एट दैट टाइम। इवन उनके लोग सेनेटर्स कितनों को बनाया था, जो अच्छी बात है वो। लेकिन बाद में एक्सपोज हुए कि ये पार्टियां सिर्फ पैसा बनाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, अवामी इश्यूज पे नहीं। एक राह पे चलते चलते उधर अपने ट्रैक से उधर हो गए, तो ट्रैक से क्या फिर नुकसान किसको हुआ है? पार्टी को हुआ है, पार्टी के लोगों को हुआ है, वर्कर्स को हुआ है नुकसान। आज जो बेचारे बैठे हुए इस इंतजार में कि शायद एक आवाज आएगी और वो सब ठीक हो जाएगा, तो वो तो बेचारे इंतजार में बैठे। इक़्तिदार की पार्टियां, नजरियाती पार्टी कोई नहीं है आज। हमारे तो नजरियाती कारकुन अभी भी हैं, बेइंतहा है। नजरियाती पार्टी कोई पाकिस्तान में है नहीं, जो नजरिए के तहत सब इक़्तिदारी पार्टी, नहीं, इक़्तिदारी पार्टी है। नहीं, हमारी बिकॉज हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल अजीब किस्म की है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो असली डेमोक्रेसी ही नहीं है, उसमें यही सब कुछ चल रहा है। कभी वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जम मारते हैं, तो दूसरी से तीसरी मारते हैं, और हम उनको ले लेते हैं जस्ट बिकॉज वो वोट
उनके पास है। जस्ट बिकॉज वो एक बड़े गांव का सरदार है तो हमने उसको ले लिया ताकि हमारा एक स्ट्रांग बैकअप हमें मिल जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए उनकी। ये तो हुआ है, ये तो हुआ है, इसको हम एक्सेप्ट करें तो ज्यादा बेहतर है और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह कि आगे अच्छा ही हो सबके साथ। मैडम क्या लग रहा है आपको, टकराव की पॉलिसी नजर आ रही है? मौलाना फजल रहमान साहब, जिस तरह मैडम ने कहा है कि मैं पर्सनली कहती हूं कि मौलाना फजल रहमान को आने दिया जाए, जिस तरह इमरान खान को आने दिया गया, 126 दिन का उन्होंने धरना दिया, डी चौक पे बैठे, उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बोलूं नहीं, क्यों नहीं डिस्टर्ब किया गया? उनके ऊपर गैस फेंकी गई, उनके ऊपर वो एक अलग बात है। अलग बात कैसे? पार्ट ऑफ दैट ना। मैं एक बात बोलूं, ऐसे किसी को भी कोई भी पार्टी हो, किसी को भी अलाउ ही नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उसमें कोई भी पार्टी ऐसे जाके बैठ जाए और धरने लगा दे, दे शुड नॉट बी अलाउड। जलसे जुलूस करना तो जमहूरियत का हिस्सा है। नहीं, देखें, कोई उनको डेजिग्नेटेड जगह दे दें, अगर करना है डेजिग्नेटेड जगह हो आपकी, आपने जहां जलसा करें, 1 महीना पड़ाव डाल दें, लेकिन रोडों को ब्लॉक करना और हमारा, क्योंकि एक हमारा इमेज है, आप दुनिया को क्या बता रहे हो? यहाँ पर अभी वो प्रिंस और प्रिंसेस आ रहे हैं और उन्हीं दिनों में ये धरना हो रहा है, क्या व्हाट इंप्रेशन आर यू गोना गिव? इमरान खान साहब बीजिंग में जाते हैं, वॉशिंगटन में जाते हैं, कहते हैं हमारे पास करप्ट हैं, हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग है, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन, क्या इमेज क्या बनेगा? बात है सब कुछ। और मीडिया इतना तेज है कि एक लम्हे की खबर खुद वजीर आजम तो नहीं कहे ना, क्यों ना कहे हमारे पास आज मुल्क की जो हालत है उस करप्शन की वजह से है। उनको क्यों जाके भीख मांगनी पड़ रही है जगह जगह? उन्होंने कहा था कि मैं पूरा साल मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं पूरा किसी से मांगूंगा नहीं, खुदकशी कर लूंगा। मैं IMF के पास गया तो क्यों किया ये सब कुछ? उनको जाना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी ईगो की खुदकशी की कि वो आदमी जिससे कभी अपनी जात के लिए पैसा नहीं मांगा, वो जाके मुल्कों भीख मांग रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। ये कोई छोटी बात है? आप लोग मजाक कैसे उड़ाते हैं? भीख से मैशियत में बेहतर हो सकती है। ब्रेक के बाद आता हूं नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद एरम साहिबा के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। तांगे मांगे की हुकूमत है, 5-6 वोट MQM में ये गवर्नमेंट है। मैशियत आपकी भीख मांगना, हर जगह जाना, हमें सपोर्ट करो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सियासतदान करप्ट है, हमारे पास करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, हमारे पास बिजनेसमैन करप्ट है, वो एहतजाज कर। जब ये इमेज बन जाएगा कब बेहतरी आएगी? क्या जवाब दूं मैं इसका? क्योंकि भीख तो देखें वो अपने लिए तो नहीं मांग रहे, मतलब मैं सिर्फ पता है ये, मैं अभी बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रही हूँ। ये आप सवाल घुमा रही हैं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं जिस तरह आपने ब्रेक से पहले कहा कि किस तरह घुमाया जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल आपने जो ट्रेनिंग करवाई थी, आज आपके पास वो सवाल है। ट्रेनिंग हमारी अपनी होती थी, हमारे पास पूरे FAQs लिखे हुए होते थे कि कौन सा क्वेश्चन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते थे। उसमें ये मैं बोल रही हूँ, देखिए वो अपने लिए तो कर नहीं रहे और वो उनको अंदाजा ही नहीं था, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कितना बुरा हाल है और कितने कर्जे देने हैं। अच्छा, अब आप जिन कंट्रीज पे जा रहे हो, वो एक तरफ तो वो मोदी को हार पहना रहे हैं, वही वाली कंट्री, और उनकी इज्जत बढ़ा रहे हैं और हमें वोट नहीं दे रहे और हमें ये हमारे साथ है। तो आई थिंक ये हम लोगों के अंदर जो ये चीजें आ रही है ना, समझ और बूझ आ रही है, इंशाअल्लाह ताला आई फील के थिंग्स विल बिकम गुड ऑन द गुड साइड, बट टाइम लगेगा, टाइम जरूर लगेगा। इसमें हमें थोड़ा तहम्मुल करना चाहिए और मीडिया जो है उसको इसमें सपोर्ट देनी चाहिए। अगर हम इतना एक हुआ करते हैं, परेशान करते हैं, तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। हम देखें बाहर के मुल्कों में भी जितना भी बुरा हाल हो रहा होता है ना, इतना ज्यादा नहीं बताया जाता। मैडम मुझे ईमानदारी बताएं, 10,000, 15, 20,000 एक एम्प्लॉय की सैलरी है। 20,000 में इस महंगाई, इस बेरोजगारी में गुजारा करना मुमकिन है? बहुत मुश्किल है और बहुत बहुत बुरा हाल हुआ है। ये तो बिल्कुल नजर आ रही है बात। आप किसी एक को भी उठाएंगे ना, वो खुश तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बेचारा अपने कहते ना अपने जबर करके बैठा है, ये सोच के कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक, आज मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी, वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे कराची के, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि सब्र करें थोड़ा सा। और हम जो बिजनेसमैन है ये देख रहे हैं कि चीजें
सही होती जाएंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी। शुरू में एक होता है आपको प्रेशर आएगा, लेकिन अब क्योंकि ये जो अभी प्रेशर डाल रहे हैं जो ऑपोजिशन, ये कोई वक्त नहीं था प्रेशर डालने का। हम ऑलरेडी बहुत प्रेशर्स में हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये कोई टाइम नहीं है ये सब धरनों का और शोर हंगामों का कि किस लिए, आपको क्या चाहिए, क्या आपको इमरान खान उतरवाना है कि तो बिठाना है किसको है, ये बता दें। ये मकाफात अमल नहीं है, इमरान खान ने भी यही किया था देखिए जो आज फेस कर रहे हैं। हाँ हो भी सकता है, लेकिन उसका एक अपना सोच थी, इनकी एक अपनी सोच है। लेकिन अब इनसे कोई ये पूछे कि ये जो ऑपोजिशन साथ मिल गई है उनके, क्या ये अपने लीडर्स को छुड़वाने के लिए मिली है या ये इमरान खान को हटाने के लिए बैठे हो? ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने जिस तरह कहा कि हाँ इनको बैठना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ये मकाफात अमल नहीं है, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है जो आज अपोजिशन कर। आपने 4 हलकों के लिए 126 दिन का धरना दिया था, जो मुल्क के लिए धरने नुकसानकार, जिस तरह इरम ने कहा, आज वो भी कर रहे हैं। नुकसानदेह मुल्क के लिए नहीं था, एक चाइना का विजिट जो था वो रह गया था, इसके अलावा कोई इकोनॉमी को किसी और चीज को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो सारा इस्लामाबाद बंद था, इस्लामाबाद बिल्कुल बंद नहीं था। डी चौक आपका मैन होता है, बिल्कुल डी चौक बंद था, लेकिन सारा दिन ऑफिस में काम होता था, लोग दूसरे रूट से जा रहे होते थे सारे अपने ऑफिस में। ऐसी बात नहीं है, वो तो 6 बजे के बाद शुरू होता था और 12-1 बजे खत्म हो जाता था। और ज्यादातर लोकल लोग धरना हिलाल इनका हराम नहीं, ये बात नहीं है कि हलाल और हराम। देखिए हमारी नीयत सिर्फ इतनी सी थी कि ये 4 हल्के खोल दें, इसके अलावा कुछ और नहीं था। इनकी नीयत जो है, ये जिस उससे आ रहे हैं, इनका मिशन ये है कि किसी ना किसी तरह जो इनके करप्ट हुक्मरान जेल के अंदर हैं उनको निकाल लिया जाए, मौलाना साहब को कोई ओहदा दे दिया जाए जिस पे वो खुश हो जाएं। आप लोग देंगे क्या ओहदा? क्यों देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। मुज़ाकरात करने के लिए, बट उनके तो काफी सारे असेंबली में है ना लोग, तो हैं उनके, बेटा भी वो कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, नाजायज हुकूमत। नहीं, वो तो सभी। अच्छा, मौलाना साहब से कोई ये पूछे कि अभी कश्मीर का है, तुम मौलाना साहब हो, तुम जिहाद पे क्यों नहीं निकल जाते हो? नहीं, और कश्मीर मतलब तुम अपने मुल्क में आके अपने ही मुल्क में तुम शोर मचा रहे हो। इमरान खान ने रोका हुआ है कि बॉर्डर की उस तरफ कोई भी नहीं जाए, तो पीछे से कहीं से भी चले जाए अगर जाना है। कौन मना कर रहा है? इमरान खान ने रोका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का कहना, इमरान खान ने रोका हुआ है कि पाकिस्तानी कोई भी नहीं जाए, और वो सुन रहे हैं इमरान खान की। वहां पे वो इमरान खान की सुन रहे हैं, दूसरी बातों में वो नहीं सुन रहे। सीरियसनेस, आप अपने मुल्क में हालात बेहतर हैं नहीं, आपके मुल्क के अंदर हालात इंतहाई खराब हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे डेली लोग शहीद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। इमरान खान चले हैं ईरान और सऊदी अरेबिया का मसला हल करने के लिए, आपको अपने मसाइल को हल करें ना। डायरेक्ट लिंक है हमारा उन दोनों मुल्कों से, उनके ऊपर किसी एक के ऊपर भी कुछ होता है तो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट होगा। ईरान बहुत अरसे से हमारी जंग लड़ रहा है, वो जो अमेरिका के आगे खड़ा हुआ है वो एक्चुअली हम सेफ हो रहे हैं उसकी वजह से। आपको क्या ख्याल है, ये चीज़ें जो पड़ोसी मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें आपकी अपनी बका है। मोहम्मद बिन सलमान की आपने गाड़ी भी ड्राइव की, ड्राइवर भी बने, एक स्टेटमेंट कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हक में नहीं दिया। अभी वोटिंग हुई यूएनओ के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर, न चाइना ने आपको वोट दिया, न आपको सऊदी अरेबिया ने वोट दिया। कहां गई आपकी डिप्लोमेसी, कहां गई आपकी कोशिश? बात ये नहीं है, बात ये है कि जो इंडिया की आप समझ लें सफारती उनके जो चैनल्स हैं वो आज से नहीं, कम से कम 30 साल से वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताती हूँ कि अफगानिस्तान में उनके 13 कॉन्सुल जनरल के वो थे ऑफिसेस। कितने थे हमारे? 2 होंगे मैक्सिमम, एक एम्बेसडर है और 2 कॉन्सुल जनरल, उनके 13 कॉन्सुल जनरल के ऑफिसेस थे। वो क्या कर रहे थे अफगानिस्तान में? वो डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाते हैं। यानी कि हम नाकाम हुए, हम इस फ्रंट के ऊपर हमेशा से नाकाम थे। हमारे पास पिछले 5 साल वजीर खारजा नहीं था। मुझे बताएं, वो नवाज शरीफ साहब इतने के अक्लमंद हैं कि वो हुकूमत भी चला लेंगे और वजीर खारजा भी वो बन जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा होगा। उस आदमी को नहीं पता था कि उसके पास कितने ब्रेन के चीज़ें, वो कितना संभाल सकता है उस मुल्क को, कितना नहीं संभाल सकता। सारी गड़बड़ इन लोगों ने की है जब इन्होंने हमारी वज़ार ख़ारजा को कमज़ोर किया है। इस तरह हमने कोई अपने अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाए, हमने इंडिया से अपने कारोबारी ताल्लुकात बड़े अच्छे बना लिए जी, अपना सारा कारोबार वहाँ डाल दिया, सारा पैसा पाकिस्तान का वहाँ जा रहा है, वापसी पे आप क्या ले रहे हैं, रॉ के एजेंट्स ले रहे हैं। इस तरह हमने पाकिस्तान को कमज़ोर किया है।
जब हमारे पास वज़ीर ख़ारजा नहीं होगा, सफारती ताल्लुकात हमारे ठीक से नहीं होंगे दूसरे मुल्कों से, तो फिर यही नतीजा होगा। अब खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ड्राइव करके लाते हैं, ड्राइव करने का मतलब ये नहीं कि वो उनके ड्राइवर बन गए। जब ड्राइव करके ला रहे हैं तो वो एक ट्रैंक्विलिटी का टाइम मिलता है जिसमें वो कोई बात कर सकते हैं उनसे, या वो उनकी बात सुन सकते हैं। अब जो चीज़ें इन लोगों के कारोबार, आज की दुनिया ये वाली नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आप दोस्त हो गए। आज की दुनिया इकोनॉमी की दुनिया है, उनके कारोबार वहाँ पे लगे हुए हैं, उनकी सारा बिजनेस, कोई अमेरिका में 7% सऊदी अरब का बिजनेस लगा हुआ है, इंडिया में पता नहीं कितना है, बाकी जितने हैं वो सब, तो वो उसको तरजीह देंगे कि उनका जो पैसा लगा हुआ है तबाह ना हो क्या जाए। ये इमरान खान समझते हैं कि मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती, मुफादात होते हैं? बिल्कुल ये समझते उनको हैं। है समझ? बिल्कुल समझे, क्यों नहीं है समझ? क्यों क्या नहीं इमरान खान होगी? साहब ने कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कश्मीर के ऊपर बात, आते ही मलिया लोधी को हटा दिया गया, ये आपकी कामयाबी थी, मलिया लोधी को चेंज कर दिया। अगर कामयाब था, एक बात, इलेक्शन से पहले मोदी सरकार को आपने मोदी के लिए कहा कि वो जीत के आएंगे तो कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। एक दूसरी चीज आपने कहा था कि ये करप्ट लोग जो, एक सवाल करें, मैक्सिमम दो करें, एक साथ सवाल कर देंगे तो इसका मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे बताएं। मैं तो ये दो तीन चीजें मैडम देखे ना, ये चीज तो समझनी देखिए, चाहिए। मलिया लोधी का टेन्योर पूरा हो गया था, इसलिए उनका जाना बनता था, वो चली गई। बाकी मोदी के लिए उन्होंने जो कहा था वो एक, आप ये समझें कि एक विश होती है बंदे की कि शायद कि वो आदमी अगर जीत जाए तो कुछ अच्छा उनका सोचे। माजी नहीं देखा उसने गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया, वो वो अमेरिका जा नहीं सकते थे, साल उनके पर पाबंदी लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी, लेकिन बात यही है कि एक गुडविल जेस्चर होता है कि शायद मैं ये बात करूंगा तो अगला आदमी को लाइटली सोचेगा। ठीक है इरम साहब, आप भी दुनिया रहती हैं, यूएसए के अंदर भी रहती हैं, पाकिस्तान भी आती रहती हैं, मुफादात होते हैं, इकोनॉमी होती है, उस मुल्क की अहमियत ज्यादा होती है जिसकी मैशियत बेहतर हो, ठीक है ना, मुफादात होते हैं ना, दोस्तियां तो नहीं होती। हमारे हुक्मरान चाहे कोई भी हो, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, सबकी मैं बात करता हूँ, जो भी हुक्मरान इस मुल्क, जनरलाइज कर रहा हूँ, वो दोस्तियां रखते हैं, मुल्क को नहीं देखते। एग्जाम्पल सामने है ना, इमरान खान मिलके आए ट्रम्प से, कितना अच्छा एक हमें लगा कि ओहो इनकी सारी बातें पूरी कर लेगा ट्रम्प, ये वो। थोड़ा दिन बाद मोदी साहब आए हैं, उसको जो उन्होंने इज्जत दी है कि उनके जलसा जो उनका कन्वेंशन था उसमें तक वो आ गया टेक्सास में, और उसने अपनी प्रेजेंस दिखाई, ये दिखाया कि वी सपोर्ट ईच अदर सो मच। क्योंकि देखें उनका जो है ना, उनके लोग वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, यू नो इंडियंस, उनकी लॉबी बहुत अच्छी है। मैं जो कहती हूँ हमेशा इस बात को कि पाकिस्तान ने अपनी कभी अच्छी लॉबिंग नहीं की। पाकिस्तान का ब्रेन है मौजूद वहाँ यूएस में, ब्रेन कहते हैं ना, यहाँ से जो सारे लोग चलते गए वो वहाँ पे मौजूद थे और अभी भी मौजूद है, और वो करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप उनको बिठा नहीं रहे हो। या तो आप उनके ऊपर कोई हो जाता है कि ये शिया है, ये कादियानी है, ये है, वो है, करके उनको एक साइड पे कर दिया। इन चीज़ों को मत देखें, आप ये देखें कि वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसको आगे करें, फ्रंट पे लाएं, उसको लॉबिंग करने, जैसे इंडियंस अपनी लॉबी करते हैं, वो एक नेशन की तरह लॉबी करते हैं। हम एक नेशन की तरह लॉबी नहीं कर रहे, हम वहाँ बटे हुए होते हैं, कोई पंजाबी की बात कर रहा है, कोई उर्दू स्पीकिंग की, कोई पठान, कोई बलोच, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जो इनका असली अब जो काम है वो यही है कि अपनी डिप्लोमेसी को ठीक करें। आपने अब मलिया लोधी की जगह जिनको बिठाया है, लेट्स सी हाउ गुड ही विल बी, कि वो कर सकेंगे जो उनको करना चाहिए था। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, हम कितने बैठ जाएंगे, हर महीने हम कश्मीर डे मनाते हैं, झंडे हाथ में रखेंगे, और उसके बाद क्या होगा? कश्मीर अगर इसी तरह से हमें जाना था हमारे हाथ से, तो फिर इतने साल जो हम लोग फाइट करते रहे, जो हमारे शहीद हुए जवान, उसका क्या मतलब, क्या होगा उसका? कोई जवाब देगा इसके ऊपर? अब खामोशी छा जाती है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। रियली फील सैड अबाउट। मैडम आपकी तरफ आऊंगा कि मुल्क के अंदर जिस तरह कहा था कि अगर ये चंद लोग, चाहे नवाज शरीफ की फैमिली हो, जरदारी फैमिली हो, ये लोग अंदर हो जाएंगे तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ भी तो नहीं हुआ। आपके एफबीआर के चेयरमैन ने, मैंने नहीं कहा, आप मेरे ऊपर नाराज भी नहीं हो, उन्होंने कहा है कि मुल्क के बाहर जितना भी पैसा गया है वो सारा लीगल
तरीके से गया है। तकरीबन 15 या 20% ऐसा पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, सारा पैसा कानूनी तरीके से गया। आप लोग कहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पैसा चोरी हुआ, सब कुछ। आपके चेयरमैन ये कह रहे हैं एफबीआर के। देखिए, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी उसके हिसाब से आपको पता ही है कि अयान अली सिर्फ अकेली नहीं थी जो ये काम कर रही थी। 75 मॉडल से लड़के और लड़कियां 75 की पूरी इकॉनमी लेके गए, पूरा पैसा लेके गए। पूरा पैसा तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप ये बताएं, नवाज शरीफ ने जो अपने कारखाने बनाए, एक इत्तेफाक मिल इतनी सी अभी भी खड़ी हुई वहाँ लाहौर में, उससे इस वक्त उनके पास कितने कारखाने हैं? उन कारखानों के अंदर एम्प्लॉय कौन है आपको पता है? सारे इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जद्दा में इनकी मिल्स हैं, या वो अबू धाबी में हैं या इंडिया में हैं, सारे इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ से रॉ के एजेंट निकलते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी मिलें बन कैसे गई? सारा पैसा यहाँ ले लिया हुकूमत ने, उनका सब कुछ कर लिया, फिर मेरे वालिद साहब ने कमर बांधी और उन्होंने मिल लगा ली। भाई वाह वाह वाह। इस तरह 20 साल पहले जहांगीर तरीन क्या थे? जब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बाइक के ऊपर आते थे, मोटरसाइकिल पे आते थे। बिल्कुल उसके पास इतना पैसा कैसे आया? हमारी हुकूमत में नहीं कमाया उन्होंने, हमारी हुकूमत में नहीं कमाया। ये बात पक्की है कि उन्होंने हमारी हुकूमत में नहीं कमाया। इससे पहले तो करप्शन बिल्कुल आम थी, हर बंदा करप्शन कर रहा था। आपके पास जो है वो सही है, नहीं सही है। मैं आपके पास दूध के धुले हुए नहीं, उनके पास चोर है। मैंने नहीं कहा कि वो अगर जहांगीर तरीन ने उस वक्त ये काम किया है तो कोई सही काम किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो हमारी जमात में नहीं थे उस वक्त, जब आए हैं हमारी जमात में। क्या इस वक्त तो करप्शन कर रहे हैं? क्या इस वक्त करप्शन कर सकते हैं? अभी उनके पास मिले हैं, अभी उनके पास सब कुछ है, जमीनें हैं, सारा कुछ। लेकिन देखें, करप्शन तो शुरू से हो ही ना, अगर हुई और उसके बाद वो अमीर बन गए तो क्या उनकी हर चीज क्लीन हो जाएगी? किसने कहा क्लीन? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ ना। वो फिर क्लीन होके वो किसी पार्टी में चले जाए और आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? वो तो सारे ही करप्ट है, कौन नहीं है? तो कहाँ से लाए? इंग्लैंड से लेके आए, अमेरिका से लेके आए। लेकिन लेने तो अपने पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। क्या सारे करप्ट हैं? नहीं, सारे करप्ट नहीं है। मैं भी निकली हूँ उसी करप्शन के उसमें से। मैंने तो कोई करप्शन नहीं की, मैं तो साफ सीधी बात बोल रही हूँ। आपको लग रहा है ये बात? अगर आप ख्याल, क्या मतलब है? अल्लाह ना करे कि मेरे ऊपर कोई करप्शन की बात आए। ये नहीं कर रही हूँ कि आपने कोई पैसों की करप्शन कर ली होगी। बहुत सारी जगह पे हम लोग रोजाना करप्शन कर रहे होते हैं। मेरा माली जैसे काम करेगा वो डंडी मार के चल जाएगा, मासी काम तो वो करेगा ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि ये करप्शन है कि नहीं है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है। और माली की करप्शन में जमीन आसमान का फर्क। मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, मैं जमीन आसमान की बात नहीं कर रही। हम में से हर बंदा इस वक्त आदी हो चुका है उस करप्शन का, जिसका हमें पता ही नहीं है। चेंज करना है, तो उसी के चेंज के लिए तो मैडम आप कह रही हैं इमरान खान साहब ईमानदार हैं। बिल्कुल है। इमरान खान उनको अपने साथ नहीं रखते जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, करप्शन के केस। एक आम तासुर है ना मुल्क के अंदर, ईमानदार है, लेफ्ट राइट। मुझे आप बताएं परवेज खटक के ऊपर क्या केसेस हैं? देखिए, इसके बारे में नैब के चेयरमैन साहब बात कर चुके हैं। पहले मैं पकड़ूंगा उनको जो 70 साल से करप्शन कर रहे हैं, और फिर उनको पकड़ूंगा जो अभी आए हैं हुकूमत में। पकड़ेंगे सबको, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बचेगा। तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल होंगे। इमरान खान साहब, ठीक है, ये तो आपको चेयरमैन नेब गिरफ्तार करेंगे जब भी करें, लेकिन इमरान खान साहब उनको क्यों रखे हुए जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, केसेस बने हुए हैं, वो साइड कर दें? क्या वो कहां से लेके आए? इंग्लैंड से लेके आए, अमेरिका से लेके आए? 20 करोड़ आवाम में से लेकर 20 करोड़ आवाम में हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि हुकूमत में आके पढ़े लिखे लोग, असद उमर जैसे बेचारे अगर फेल हो जा रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आपको और मुझे रख लेंगे तो क्या कामयाब हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। इमरान खान ने क्यों असद उमर को हटाया? नाकाम हुए तो हटाया नहीं। नाकाम की बात मुझे नहीं है। देखिए, अगर मुझे मेट्रो टीवी वाले निकालेंगे तो मैं नाकाम हूंगा तो निकालेंगे ना, अच्छा शो करूंगा तो नहीं निकालेंगे। नहीं, बात ये अंडरस्टूड चीज है। ये बात नहीं है कि उनको क्यों निकाला। वो इंतहाई कैपेबल आदमी हैं, थे, बहुत ज्यादा सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ, पीटीआई के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी भी वो काबीना में सिर्फ नहीं है, लेकिन काबीना में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये बात पहले मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले पीएम साहब ने भी की है कि उनको दोबारा उसमें ले लिया जाएगा। बात ये है कि वो नॉन एक्सपीरियंस थे। एक मुल्क का वजीर खारजा होना, फाइनेंस मिनिस्टर होना और एक कंपनी को चलाना इज लॉट ऑफ डिफरेंस। इसी तरह प्रोविंस की हुकूमत और फेडरल हुकूमत को चलाना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस।
प्रोविंस की हुकूमत उन्होंने 5 साल चलाई, बहुत अच्छी चली केपीके में, कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि केपीके के लोगों ने डबल वोट दिया। लेकिन जब फेडरल में आते हैं तो देखते हैं यहाँ तो आबे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ जहाँ जिस चीज़ में हाथ डालो ये देखो तो वो चीज़ नुकसान में जा रही है। तो वो अंदाज़ा था करप्शन का, किसको नहीं पता था कि मुल्क में करप्शन हो रही है, लेकिन इस तरह करप्शन हो रही है कि मुल्क को बिल्कुल डुबो के खा गए, इतना नहीं पता था। इस वजह से ये सारी मैं चीजें गिनवाता आपको जा रहा हूं, जो इमरान खान ने जिसके ऊपर तनकीद और मना की वो सारे काम। आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कहते? आप इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो वादे दावे किए वो सब उसके ऊपर यू टर्न लिया। खान साहब खुद कहते हैं मैं वजीर आजम बना हूं यू टर्न लेते हुए। यू टर्न अजीम लीडर लेता है। एक बात है, उसने कहा है कि मैं कहीं भी पैसा लेने नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। अभी तो मैंने एक बात की कि दूसरी उनको फाइनेंस का पता नहीं था कि इस हद तक करप्शन हुई है इस मुल्क में कि हर चीज नुकसान में जा रही है। आपकी हुकूमत जंगला बस कहती थी कि ये जंगला बस हैं, इसमें करप्शन। आपने BRT बनाया पेशावर के अंदर, आज तक नहीं बन सका। उसके ऊपर भी तो इंक्वायरीज होनी चाहिए। इंक्वायरी होगी क्या? आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं होगी इंक्वायरी? जो इंजीनियर जिनको दिया हुआ था ये ठेका, उन्होंने अगर उसमें उसके नापने में गलती की, उसकी जगह में गलती की, उसकी कंस्ट्रक्शन में गलती की, सब पकड़े जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि किसी को छोड़ दिया। मैडम आपको क्या लग रहा है, लोग बद्दुआएं देख रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोगों ने बातें सुनी थी की थी, जो आज देख रहे हैं इनकी गवर्नमेंट के अंदर, क्या कहेंगे? कौन दे रहा है? जो दे, जाहिर सी बात है कुछ लोगों की वीडियोस आती हैं इस तरह की चीजें, वो तो हर गवर्नमेंट में ही आ रही हैं, आती हैं। तो वही बात हुई, वही क्वेश्चन हो गया आपका कि पहले भी मैंने यही बात बोली कि थोड़ा और सब्र करें। ये बहुत मसला सिर्फ यही है ना, जैसे अभी ये भी कह रही है ना उनको नहीं पता था, तो क्यों नहीं पता था? वो 22 साल की जद्दोजहद। हाँ वो नहीं, ये जो लास्ट की जो आपने ऑपोजिशन आप लीडर थे, तो आप असेंबली में भी नहीं आते थे ना, इमरान खान तो नहीं आते थे असेंबली में। अच्छा, अब आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था। आपको जब आपने को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना था उनको, असद उमर को, तो असद उमर को पूरा होमवर्क करके बताना चाहिए था ना, स्टैटिस्टिक्स, कि जी ये गड़बड़ है, इसमें इतना इतना। अब अगर आप पोजीशन पे आ गए और आप अचानक तो नहीं आए हो ना, आप आए हो पूरे एक प्रोसेस के साथ आए हो, और प्रोसेस में आप अपनी पार्टी के अंदर बैठ के ये सारी चीजों को डिस्कशन कहते थे 200 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, ये ऐलान करते थे। इलेक्शन से पहले ऐलान किया था असद उमर हमारा हुआ है ना, ये जब जहां ब्लंडर्स हुए हैं वहां हुए हैं। और ये सोच लें कि शायद दे आर बच्चे हैं ये लोग, सियासत के नॉन एक्सपीरियंस हैं, यही सोच सकते हैं ना। या इक़्तिदार अचानक मिला, पता नहीं था। नहीं ऐसी बात तो नहीं पता था। They were expecting it। क्या रिजल्ट को मैंडेट दिया गया? जैसे MQM भी यहाँ कहती थी हमारा मैंडेट चोरी हुआ। तो चोरी हो गया तो क्यों बैठ गए फिर साथ जाके? मजबूरी भी तो होती है ना। हाँ, तो फिर या तो मजबूरी करें या उसूल की सियासत करें। जब उसूल की सियासत नहीं करते तो फिर इसी तरह से बोलते रहेंगे। अब देखते हैं लोग। आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का कमाल, आपको भी पता है कितनी पार्टियां तोड़ते हैं, कितनी पार्टियां बनाते हैं, कितने लोग भेजे जाते हैं, कितने लोग लाए जाते हैं। ये आपको तारीख, हम 13 में भी जीते हुए थे, हम इस वक्त भी जीते हुए थे। ये एस्टेब्लिशमेंट का कोई कारनामा नहीं है। आपका पूरा इलेक्शन मशकूक है मैडम। अब तो होता रहे, सब पार्टियां कह रही हैं। यही बात है, हमेशा से यही बात होती है। जो जीत जाती है वो मैं तो कहती हूँ, अगर जहाँ पे हम हारे हैं, मुझे बताएं, जहाँ पे हम हारे हैं 7,000 8,000 वोटों से, कहीं 400 कहीं 300 वोटों से, वहाँ बेईमानी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात हुई थी, PTI ने की थी, काश वो इस इलेक्शन में कर देता ना। अब जो आगे आएंगे तो इनकी अंडर हो, मतलब इनकी हुकूमत है ना, अभी से सिस्टम को शुरू कर दें, इलेक्ट्रॉनिक में ले आए। इतना आसान है, दुनिया में हम अर्ली वोटिंग्स करते हैं लोग जाके, तो आपका जो कार्ड है वही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपका वोट है। कोई दूसरा आदमी वोट डाल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बड़ा आसान हो गया। अब अगर ये सिस्टम को लेकर आएंगे तो आई थिंक आगे जाके फिर ये जो हम बातें करते हैं उसको लेकर, तासुर क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, जो इमरान खान को ला रहे हैं वो भी पछता रहे हैं। अच्छा जी, कौन ला रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने जो इनको हुकूमत बना के दी। आप समझते हैं कि वो लोग लेकर आए हैं? जाहिर है, पूरा कह रहे हैं एक ही इमरान खान के पास पावर है। ना अपनी टीम रख सकते हैं, ना अपना वजीर रख सकते हैं, जो वो टीम बना के देते हैं। सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया है, लंगर खाना खोला है, ये उसके पास अथॉरिटी थी। ये सियासी तौर उनके पास ये अथॉरिटी थी। ये तो आप सवाल डिसीजन मैं तो इसका कोई जवाब दे नहीं सकती। एक चीज का रेफरेंस, आपकी बिजनेस कम्युनिटी के लोग नाराज होते हैं या कंप्लेन करने जाते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाते हैं, वजीर आजम के पास क्यों नहीं जाते?
नहीं, वो तो मिले हैं जब वजीर आजम 2 दफा आए कराची, और जहां मैंने सुना है लोगों से देखा बातें, है, गवर्नर हाउस में मुलाकात उन्होंने की, कहा उधर भी कि नहीं, वहां पर एक अच्छा माहौल नहीं उनको मिला। वो लोगों ने कहा कि वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द रीजन दे वांटेड टू मीट द आर्मी चीफ। अच्छा, अब क्योंकि ये पहली दफा ऐसी चीजें हो रही हैं कि आर्मी चीफ ने बैठ के मीटिंग हुई है, तो मैं समझती हूँ कि सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। जो हालात अभी चल रहे हैं उसमें सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब उसमें एतराज करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। ठीक है, किसी को बड़ी मेहरबानी एमएनए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। एरम साहब, आपने हुकूमत को 5 साल आने चाहिए, उनका मैंडेट है। बेहतरी नहीं है मुल्क के अंदर, इकोनॉमी बेहतर नहीं है, तनकीद हो रही है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी तनकीद। धरने दिए थे, आज धरने लग रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। टाइम कम हुआ है गवर्नमेंट को, सारी अपोजिशन जो है ना, इसीलिए ये तनकीद कर रही है, अपने आप को बचाना चाहते हैं, जेल से आजादी चाहते हैं। अवामी इशू पे वो नहीं निकल रहे, अवामी इश्यूज को वो लेके आगे नहीं आ रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।